बंशीधर तंबाकू कंपनी के ठिकानों पर इस वक्त जबरदस्त रेड चल रही है। दिल्ली कानपुर में 15 घंटों से जारी है आईटी की रेड। कंपनी के मालिक के दिल्ली आवास पर भी कई महंगी कारें मिली हैं और जो जानकारी मिल रही है वो ये कि 50 करोड़ से ज्यादा कीमत की कारें बरामद की गई हैं। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 16 करोड़ की रोल्स रॉयस फैंटम भी कारों के इस जखीरे में शामिल है। के मिश्रा हैं बंशीधर तंबाकू कंपनी के मालिक और उनके तमाम ठिकानों पर इस वक्त आईटी की टीमें रेड मार रही हैं। के मिश्रा के घर से करोड़ों कैश भी बरामद हुआ है। ये बड़ी जानकारी भी सामने आ रही है। ये देखिए नोटों की गड्डियां बड़े पैमाने पर सामने आई हैं। करोड़ों का कैश के मिश्रा के घर से बरामद किया गया है। बंशीधर तंबाकू कंपनी के मालिक हैं के मिश्रा, जिनके तमाम ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई को इस वक्त आईटी की टीमें अंजाम दे रही हैं और बड़ी बरामदगी हुई। एक बहुत बड़ी कार्रवाई है। बंशीधर तंबाकू कंपनी के ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की गई है और तस्वीरों में आप देख रहे हैं कैश बरामद किया गया है। इसके अलावा 16 करोड़ की रोल्स रॉयस फैंटम भी शामिल है इसमें। के मिश्रा बंशीधर तंबाकू कंपनी के मालिक हैं और के मिश्रा के घर से करोड़ों का कैश मिला है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं 50 करोड़ से ज्यादा कीमत की कारें भी मिली हैं। तो एक बड़ी कार्रवाई, बड़ा कैश अमाउंट सीज किया गया है जो कि जानकारी मिल रही है। इनके ठिकानों पर के मिश्रा के ठिकानों पर एक बड़ी रेड सामने आई है। तो ये तस्वीरें इस रेड के बाद सामने आई हैं जिसमें आपको कैश जो रिकवर हुआ है वो नजर आ रहा होगा। बड़ी मात्रा में कैश, साथ ही लग्जरी कारें भी बरामद की गई हैं। 50 करोड़ से अधिक कीमत की ये कारें हैं और साथ ही आप देख सकते हैं बड़े बड़े बैग्स में, सूटकेस में जो कैश बरामद हुआ उसकी भी तस्वीरें सामने आई हैं। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, बहुत ही चौंकाने वाली तस्वीरें, महंगी गाड़ियां और इतना सारा कैश एक साथ जब्त हुआ है। क्या अभी भी रेड जारी है? कहां रेड जारी है दिल्ली कानपुर में? जी बिल्कुल, देखिए 15 लोकेशन पर इस वक्त इनकम टैक्स विभाग की जो टीम है वो मौजूद है। लगातार जो तंबाकू कारोबारी है उसके और इसके अलावा उनके बेटे के ठिकानों पर ये रेड्स की जा रही हैं। 50 करोड़ के करीब अब तक कैश बरामद हो चुका है। इसके अलावा 16 करोड़ रुपए की जो कीमती गाड़ियां, जो लग्जरी गाड़ियां हैं वो बरामद हुई हैं, जिसमें फैंटम गाड़ियां जैसी तक शामिल है। ये जो रिकवरी हुई है गाड़ियों की, दरअसल ये वसंत विहार, दिल्ली के वसंत विहार में जो उनके बेटे का घर है, के मिश्रा के जो कारोबारी हैं, उनके बेटे के घर से बरामदगी हुई है। इसके अलावा राजेंद्र प्लेस में भी उनका एक ठिकाना है जहां पर रेड चल रही है। और इसके अलावा पूरे लखनऊ, कानपुर, लखनऊ, जो अलग अलग शहर हैं उत्तर प्रदेश के, उन सब ठिकानों पर भी इस वक्त इनकम टैक्स विभाग की जो टीम है पिछले 15 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, अभी भी रेड जारी है। जी शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए, इस अपडेट के लिए। और आगे बढ़ते हैं, लोकसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है। आरएलडी को बागपत और बिजनौर सीट, अपना दल को रॉबर्ट्सगंज और मिर्जापुर की सीट मिली है। तो ये बड़ी अपडेट आपको दे दे, लोकसभा सीटों का बंटवारा हो रहा है और इस बीच एक अपडेट आई है, आरएलडी को बागपत और बिजनौर की सीट दी गई है। साथ ही अपना दल को रॉबर्ट्सगंज और मिर्जापुर की सीट मिली है। और देखिए बीजेपी से जुड़ी एक और बड़ी खबर, शिवराज सिंह चौहान को भोपाल से टिकट संभव है। इसके अलावा प्रज्ञा ठाकुर की जगह शिवराज लड़ सकते हैं चुनाव। तो यह आपको बता दें कि भोपाल से टिकट संभव है, यानी प्रज्ञा ठाकुर की जगह शिवराज सिंह चौहान यहां से चुनाव लड़ सकते हैं। कल जो बैठक हुई है, 4 घंटे तक बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक चली। इसमें शीर्ष नेता, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, तमाम बड़े नेता मौजूद थे। इसके बाद ये खबरें निकलकर सामने आ रही कि करीब 17 राज्यों में सीट बंटवारे को लेकर फैसला लगभग हो चुका है और अब ये खबर आ रही है शिवराज सिंह चौहान को लेकर, क्योंकि पहले भी खबर आ रही थी कि हो सकता है कि इस बार लोकसभा चुनाव लड़ते हुए नजर आए शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम। और अब खबर यह आ रही है कि प्रज्ञा ठाकुर की जगह शिवराज चुनाव लड़ सकते हैं। भोपाल से टिकट संभव है शिवराज सिंह चौहान के लिए। तो ये आपको बता दें कि संभावना इस बात की है कि 150 से ज्यादा ऐसी सीटें हैं
17 राज्यों की, जिसको लेकर लगभग फैसला तय हो चुका है। कल जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में ये बैठक चली और कई प्रदेशों के बीजेपी शासित प्रदेशों के सीएम भी इसमें शामिल हुए हैं। इसमें आखिर किस सीट पर कौन सा उम्मीदवार होगा, पहली सूची में इस पर फैसला लिया गया है। और अब जो खबरें निकलकर सामने आ रही है, हालांकि बहुत जल्द अब ऐलान भी हो जाएगा, जो पहली सूची है वो भी सामने आ जाएगी बीजेपी की तरफ से, लेकिन जो खबरें निकलकर आ रही है इसमें शिवराज सिंह चौहान का नाम भी है और भोपाल से टिकट संभव है। ये जो खबर है, इसकी जो संभावना है वो काफी ज्यादा प्रबल तौर पर जाहिर की जा रही, जो सोर्सेस से जानकारी सामने आ रही है, यानी प्रज्ञा ठाकुर की जगह शिवराज सिंह चौहान अब भोपाल से चुनाव लड़ सकते हैं। यहां से शिवराज सिंह चौहान को उतारा जा सकता है, ये बड़ी खबर। और इससे पहले हमने आपको जैसे बताया कि यूपी को लेकर भी जो एनडीए के बीच है वो सब कुछ तय हो गया, मसलन आरएलडी के पास या फिर अपना दल कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, ये सब कुछ फाइनल होता हुआ नजर आ रहा है। और अब ये मध्य प्रदेश की बड़ी खबर, जहां पर भोपाल सीट को लेकर ये बड़ी खबर आ रही। तो आप देखिए, आरएलडी को बागपत और बिजनौर सीट से टिकट मिल सकता है और अपना दल को रॉबर्टगंज और मिर्जापुर सीट मिल सकती है। यानी कि एनडीए का जो खेमा है वो किस तरह से यूपी में चुनाव लड़ेगा, बीजेपी आखिर आरएलडी और अपना दल को कितने सीटें दे सकती है, कौन कौन सी सीट आरएलडी और अपना दल के पास जा सकती है। और इसके साथ साथ मध्य प्रदेश से बहुत बड़ी खबर, शिवराज सिंह चौहान भोपाल से चुनाव लड़ सकते हैं। और देखिए, टिकट बंटवारे से जुड़ी एक और बड़ी खबर, इस बार चुनाव में कुछ मंत्रियों को टिकट नहीं मिलेगा। यूपी बिहार के कुछ मंत्रियों के टिकट कट सकते हैं। 3 मार्च को मोदी कैबिनेट की बैठक होनी है। 3 मार्च को मंत्रियों को कोई कार्यक्रम नहीं रखने को कहा गया है। ये बड़ी जानकारी भी सामने आ रही है। केंद्रीय चुनाव समिति की भारतीय जनता पार्टी की कल मीटिंग हुई थी, जिसमें माना यह जा रहा है कि 100 से ज्यादा जो कैंडिडेट्स हैं वो फाइनलाइज कर लिए गए हैं। यूपी की 80 सीटों में से 58 सीटों पर कैंडिडेट्स के नाम फाइनलाइज हो चुके हैं, लेकिन अभी तक यह जानकारी सामने नहीं आई है कि कहां से किसको टिकट दिया गया है। लेकिन जल्द ही वो लिस्ट हमारे सामने होगी, इसकी उम्मीद की जा रही है। 3 मार्च को इस बीच मोदी कैबिनेट की जो बैठक बुलाई गई है उसमें मंत्रियों को कोई कार्यक्रम नहीं रखने को कहा गया है। संकेत ये है कि यूपी बिहार के कुछ मंत्रियों के टिकट इस बार काटे जा सकते हैं। इस बार चुनाव में कुछ मंत्रियों को टिकट नहीं दिया जाएगा। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने है। यूपी बिहार से आने वाले कुछ मंत्रियों का इस बार टिकट कट सकता है। आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, क्या है इसे लेकर अपडेट? यूपी बिहार से आने वाले मंत्रियों का टिकट कटने वाला है, कईयों का पत्ता साफ होने वाला है, ऐसी खबरें आ रही हैं। बिल्कुल, सिर्फ यूपी बिहार ही नहीं बल्कि पंजाब से भी एक मंत्री है जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनका भी टिकट कट सकता है। इसके अलावा गुजरात से भी एक मंत्री का टिकट कट सकता है। तो ऐसे में जैसा कि आपने बताया कि रविवार को मंत्री परिषद की बैठक है और ये आखिरी बैठक है मौजूदा सरकार की, तो ऐसे में उस बैठक के बाद ही वो लिस्ट आएगी जिसमें इन मंत्रियों के नाम होगा जिनके टिकट कटने वाले हैं। क्योंकि उस बैठक के पहले पार्टी ये नहीं चाहती है कि इन मंत्रियों के नाम आए और जिसमें इनको ड्रॉप किया जाए। तो ऐसे में तैयारी इनकी यही है। और मैं आपको बता दूँ कि बिहार और यूपी से ज़्यादा मंत्री हैं जिनका टिकट कटेगा, जिनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है और साथ ही साथ जिन्होंने अपने क्षेत्र पर ध्यान नहीं दिया है। ऐसे कुछ ऐसे नेता भी हैं जिनके बयानों के चलते कई बार सरकार की और पार्टी की फजीहत हुई है। और साथ ही साथ कुछ ऐसे भी नेता हैं जिनके लेकर कार्यकर्ताओं की शिकायत रही है कि वो कार्यकर्ताओं की सुनते नहीं है। तो तमाम जो ऐसे मंत्री हैं उनका टिकट कट जाएगा और उनकी जो सूची होगी वो रविवार के बाद रविवार शाम तक आ सकती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद, आपका इस ताज़ा जानकारी और अपडेट के लिए। नजर बनाए रखिए। और आइए आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर मिल रही है बीजेपी आरएलडी गठबंधन पर। यह बड़ी खबर है, थोड़ी देर बाद गठबंधन पर औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा। जो जानकारी मिल रही है, जेपी नड्डा और जयंत चौधरी साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो ये जानकारी मिल रही है और कुछ ही देर में इस बात का औपचारिक ऐलान हो जाएगा। बीजेपी और आरएलडी के बीच गठबंधन को लेकर जो एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात निकलकर सामने है, जेपी नड्डा और जयंत चौधरी एक कंबाइंड प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं।
और बीजेपी की पहली लिस्ट का ऐलान संभव है। 16 राज्य की 100 से ज्यादा सीटों का ऐलान हो सकता है। बीती रात चुनाव समिति की बैठक में यूपी की सभी 80 सीटों पर चर्चा हुई। चुनाव समिति की बैठक में यूपी की 52 सीटों पर नाम तय हुए। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी सामने आई। लोकसभा चुनाव के लिए कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट में 100 से 120 उम्मीदवारों के नाम हो सकते हैं। पहली लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी समेत करीब 40 बड़े नेताओं के नाम की घोषणा की जा सकती है। कल देर रात बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसमें लोकसभा चुनाव को लेकर महामंथन हुआ। इस बैठक में राज्यों के कोर ग्रुप के प्रमुख सदस्य शामिल रहे। इसमें उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, असम, झारखंड, तमिलनाडु, उड़ीसा, दिल्ली और जम्मू कश्मीर की सीटों के लिए संभावित नामों को केंद्रीय चुनाव समिति के सामने रखा गया। बीजेपी की पहली लिस्ट में उन सीटों पर भी पूरा फोकस किया जा सकता है जिस पर पिछले चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। करीब 70 से 80 सीटों पर बीजेपी पिछले चुनाव में कम अंतर से हार गई थी। ऐसे में बीजेपी अपनी पहले लिस्ट से ही कमजोर सीटों पर अपनी दावेदारी मजबूत करना चाहती है। और बड़ी खबर है, एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी है। यूपी में बीजेपी 6 सीटें सहयोगी दलों को देगी। झारखंड में भी 1 सीट सहयोगी दल को मिल सकती है और हरियाणा की सभी सीटों पर बीजेपी अकेले चुनाव लड़ेगी। तो ये बड़ी अपडेट है लोकसभा चुनाव के लिहाज से। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुट गई है। एनडीए में शामिल सहयोगी दलों के साथ सीट बंटवारे को लेकर मंथन किया गया। सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपने सहयोगी दलों के लिए कितनी सीटें छोड़ेगी, इसका फॉर्मूला तय हो गया है। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि यूपी में बीजेपी अपने सहयोगी दलों के लिए 6 सीट छोड़ सकती है। 2 सीटें अपना दल को मिल सकती हैं, 2 सीटें आरएलडी को दी जा सकती हैं, 1-1 सीट निषाद पार्टी और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को मिल सकती हैं। असम में 3 सीटें अपने सहयोगियों के लिए बीजेपी छोड़ सकती है। झारखंड में बीजेपी अपने सहयोगी एजेएसयू के लिए 1 सीट दे सकती है। हरियाणा की सभी 10 सीटों पर बीजेपी अकेले ही चुनाव लड़ने का फैसला ले रही है। वहीं बिहार में जेडीयू चिराग पासवान की एलजेपी रामविलास, पशुपति पारस की एलजेपी राष्ट्रीय, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी के साथ सीट शेयरिंग पर फाइनल बातचीत होनी अभी बाकी है। साथ ही महाराष्ट्र में शिवसेना शिंदे और एनसीपी के साथ भी सीट शेयरिंग पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएं, आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री मोदी। आरामबाग में पीएम मोदी की जनसभा है। 2 मार्च को कृष्णानगर में प्रधानमंत्री की रैली है और 6 मार्च को बारासात में होंगे प्रधानमंत्री मोदी। संदेश खाली मुद्दे पर बीजेपी लगातार ममता बनर्जी सरकार को घेर रही है। मामले में पार्टी ने आक्रामक रुख अख्तियार कर रखा है। लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पश्चिम बंगाल दौरा काफी अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरे से पहले जहां लोकसभा चुनाव का शंखनाद करेंगे, वहीं 3 दिन के इस दौरे से पीएम पश्चिम बंगाल में तमाम सियासी समीकरण को साधने की भी कोशिश करेंगे। प्रधानमंत्री आज दोपहर 3 बजे आरामबाग में होंगे। यहाँ पीएम 7,200 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात देंगे। पीएम यहाँ जनसभा को भी संबोधित करेंगे। आरामबाग हुगली जिले में है। हुगली की 7 विधानसभा सीट में से 4 पर बीजेपी का कब्जा है। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 1100 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। प्रधानमंत्री 2 मार्च को कृष्णानगर में होंगे, जो नदिया जिले में है। नदिया में प्रधानमंत्री 15,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी यहाँ दूसरे नंबर पर रही थी। प्रधानमंत्री 6 मार्च को बारासात में होंगे, जो उत्तर 24 परगना जिले में है। संदेश खाली भी इसी इलाके में आता है। ऐसे में पीएम संदेश खाली पर बोल सकते हैं। जाहिर है प्रधानमंत्री मोदी अपने 3 दिन के दौरे से पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। साथ ही पीएम इस दौरान पार्टी नेताओं के साथ भी बैठक करेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 2 दिवसीय दौरे की शुरुआत करते हुए झारखंड को कई बड़ी सौगातें दी हैं। उन्होंने 3 नई ट्रेनों को भी आज हरी झंडी दिखाई। माननीय प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने झारखंड में 35,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने सिंदरी में देश का 3रा उर्वरक संयंत्र राष्ट्र को समर्पित करने के साथ चतरा में थर्मल पावर का भी लोकार्पण किया। उन्होंने 3 नई ट्रेनों की भी सौगात झारखंड को दी।
उर्वरक नगरी सिंदरी में 8,939 करोड़ की लागत से उर्वरक का नया कारखाना स्थापित किया गया। गोरखपुर और रामागुंडम में उर्वरक कारखाने के कायाकल्प के बाद देश में अब तीसरा उर्वरक संयंत्र दोबारा चालू किया जा रहा है। पीएम मोदी ने झारखंड में 17,600 करोड़ रुपए से अधिक की कई रेल परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसमें सोननगर अंडाला में तीसरी और चौथी लाइन, मोहनपुर हंसीडीहा नई रेल लाइन और धनबाद चंद्रपुरा रेल लाइन शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी ने 3 नई ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उनमें देवघर डिब्रूगढ़ ट्रेन, टाटानगर और बादाम पहाड़ मेमू ट्रेन और शिवपुर स्टेशन से लंबी दूरी की मालगाड़ी भी शामिल है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड को 35,700 करोड़ की सौगात देते हुए सिंदरी कारखाना राष्ट्र को समर्पित किया है। इसके बाद जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, मैंने गारंटी पूरी की। मैंने संकल्प लिया था कि सिंदरी के इस खाद कारखाने को जरूर शुरू करवाऊंगा। ये मोदी की गारंटी थी और आज ये गारंटी पूरी हुई है। मैं 2018 में इस फर्टिलाइजर प्लांट का शिलान्यास करने आया था। आज सिर्फ सिंदरी कारखाने की ही शुरुआत नहीं हुई है, बल्कि मेरे देश के, मेरे झारखंड के नौजवानों के लिए रोजगार के हजारों नए अवसरों की शुरुआत हुई है। और बीजेपी की जहां आज पहली लिस्ट आ सकती है, वहीं कांग्रेस ने भी लोकसभा चुनाव के लिए अपनी तैयारी पूरी कर ली। कांग्रेस में भी उम्मीदवारों पर मंथन तेज हो गया है। 6 राज्यों के करीब 100 सीटों पर स्क्रीनिंग का काम पूरा कर लिया गया है। अगले हफ्ते केंद्रीय चुनाव समिति की पहली बैठक होगी, जिसके बाद कांग्रेस की तरफ से भी लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी होगी। अगर देखें तो लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नाम तय करने के लिए कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की कई अहम बैठक हो चुकी है, जिसमें उम्मीदवारों को लेकर तमाम राज्यों से फीडबैक लिया गया है। अगर देखें तो कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से गठबंधन है। समाजवादी पार्टी ने यूपी में कांग्रेस को 80 में से 17 सीटें दी हैं। वहीं दिल्ली में कांग्रेस का आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन है। दिल्ली की 7 सीटों में से 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी, 3 सीटें कांग्रेस को दी गई हैं। वहीं बिहार में कांग्रेस का आरजेडी और महागठबंधन के दूसरे दलों से तालमेल है। बिहार में फिलहाल सीट शेयरिंग को लेकर तस्वीरें साफ नहीं हैं। वहीं झारखंड में भी कांग्रेस का दूसरे दलों से गठबंधन है, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस का प्रमुख सहयोगी है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि महाविकास अघाड़ी के घटक दलों के बीच लोकसभा सीटों को लेकर सहमति लगभग बन गई है। ये रिपोर्ट देखिए। शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी, शरद पवार गुट और कांग्रेस के बीच महाराष्ट्र में सीट शेयर को लेकर जो स्थिति बनती दिख रही है, उसमें शिवसेना उद्धव गुट 20, कांग्रेस 18, एनसीपी शरद पवार गुट 10 सीटों पर चुनाव लड़ने पर सहमत हो गई है। इधर खबर यह भी है कि उद्धव अपने कोटे से 3 सीट देने को तैयार है। अकोला की जगह छोड़ने के साथ साथ अन्य 1 सीट वंचित को देने की तैयारी है। साथ ही राजू शेट्टी के स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के लिए 1 सीट छोड़ने पर भी वो सहमत हो गए हैं। मुंबई में उद्धव ठाकरे गुट जिन 4 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं, उनमें दक्षिण मुंबई, दक्षिण मध्य मुंबई, उत्तर पश्चिम मुंबई सीट शामिल है। अगर वंचित के साथ गठबंधन होता है तो मुंबई की 1 सीट उन्हें भी दी जा सकती है। मुंबई की बाकी बची 2 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी। कांग्रेस नागपुर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, अमरावती, लातूर, नांदेड़, जालना, धुले, नंदुरबार, पुणे, सोलापुर, सांगली और भिवंडी में चुनाव लड़ सकती है। शरद पवार लोकसभा की जिन सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं वो है बारामती, शिरूर, बीड, दिंडोरी, रावेर, नगरमाड़ा, सतारा, वर्धा समेत कई सीटें शामिल हैं। और चलिए सीधा रुख करते हैं झारखंड के धनबाद का, सुन लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और वो गुंज है अब की बार 400 पार, अब की बार, अब की बार, अब की बार। और साथियों, ये 400 पार का नारा
ऐसे ही नहीं लग रहा है, ये तभी लग रहा है जब मोदी की गारंटी पर देश भरोसा कर रहा है। मैं सबसे पहले सौम्यता के धनी अत्यंत बहुत पुराने मित्र बाबूलाल जी का धन्यवाद करता हूं कि आज उन्होंने मुझे आपके बीच में से निकाल करके आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य दिया। मैं इसलिए उनका आभारी हूं। और जब मैं आप सबके दर्शन कर रहा था तो बहुत पुराने पुराने चेहरे जिनके साथ मुझे संगठन में काम करने का सौभाग्य मिला है, ऐसे सब पुराने साथियों को आज मुझे निकट जाकर के प्रणाम करने का अवसर मिला। मैं सबसे पहले आप सबकी माफी मांगना चाहता हूं, आप सबकी क्षमा मांगना चाहता हूं। क्षमा इसलिए कि ये जो पंडाल हमने बनाया है वो बहुत छोटा पड़ गया और बड़ी मुश्किल से 5% लोग पंडाल में है और 95% लोग बाहर धूप में तप रहे हैं। ये जो धूप में तप रहे हैं, आपको जो असुविधा हुई, इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। लेकिन इस धूप में भी तप करके आप जो हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, कार्य करने की एक नई ऊर्जा और प्रेरणा दे रहे हैं, आप सबको, झारखंड के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप जो तप कर रहे हैं ना, ये तप मैं बेकार नहीं जाने दूंगा। मैं विकास करके ब्याज समेत ये आपकी तपस्या को लौटाऊंगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। कभी कभी मैं सोचता हूं कि पता नहीं कितने जन्मों का पुण्य होगा मुझे, जो आप मुझे इतना प्यार, इतना आशीर्वाद दे रहे हैं। आप मुझे बताइए, आप जो मुझे इतना प्यार देते हैं, इतना आशीर्वाद देते हैं, क्या मैं आपके लिए जिंदगी खपाऊंगा कि नहीं खपाऊंगा? आपकी भलाई के लिए जीऊंगा कि नहीं जीऊंगा? शरीर का कण कण
समय का पल पल आपको समर्पित करूंगा कि नहीं करूंगा? आपको विश्वास है ना? यही मोदी की गारंटी है। मेरे भाइयों बहनों, अभी मैंने सिंदरी खाद कारखाने को जो फिर से शुरू करने की गारंटी दी थी, साल 2018 में मुझे सिंदरी के इस खाद कारखाने का शिलान्यास करने का सौभाग्य मिला और आज सिंदरी के इस खाद कारखाने का लग गया। माना था कि नहीं माना था? लेकिन ये मोदी तो है जिसकी गारंटी में दम है, और इसलिए जिसकी आशा भी आपने छोड़ दी थी, उसमें भी ऊर्जा भरने के लिए आपने मोदी को काम दिया है। इस खाद कारखाने से यहां युवाओं के लिए हजारों रोजगार के नए अवसर बनेंगे। इस खाद कारखाना से पूर्वी भारत के किसानों को बहुत लाभ होगा। साथियों, भाजपा का मतलब है, भाजपा का मकसद है, और वो है विकास, विकास, तेज विकास। जबकि कांग्रेस हो या उसके सहयोगी दल, वो विकास के सबसे बड़े दुश्मन है। अब देखिए, उसका मैं उदाहरण आपको याद कराता हूं। नॉर्थ कर्णपुरा का बिजली का कारखाना, ये बहुत बड़ा उदाहरण है। इसका शिलान्यास पिछली सदी के अंत में अटल बिहारी वाजपेयी करके गए थे, लेकिन फिर कांग्रेस की घोटालेबाज सरकार आई और इस प्रोजेक्ट पर ताला लग गया। 2014 में मोदी ने इस प्रोजेक्ट को फिर से जिंदा करने की गारंटी दी थी। आज इस बिजली कारखाने से अनेकों घर रोशन हो रहे हैं। मोदी ने उन गरीबों की भी चिंता की है जिनके घर पहले बिजली कनेक्शन नहीं था। सौभाग्य योजना से यहां धनबाद में भी करीब 1 लाख घरों में पहली बार मुफ्त बिजली कनेक्शन लगा है। इसलिए तो देश कह रहा है, इसलिए तो देश कह रहा है, जहां दूसरों से उम्मीद खत्म हो जाती है, वहां से मोदी की गारंटी शुरू होती है। साथियों, झारखंड के आप लोग मोदी की ऐसी अनेक गारंटियों के गवाह हैं जो बीते वर्षों में पूरी हुई है। देवघर में झारखंड के दूसरे एयरपोर्ट का शिलान्यास मैंने 2018 में किया था। साल 2022 में इसके लोकार्पण करने का अवसर भी आपने मुझे ही दिया। साल 2018 में ही मैंने झारखंड के
पहले एम्स की आधारशिला रखी थी और 2022 में इसका लोकार्पण भी आपके ये सेवक मोदी ने किया। आज झारखंड देश के उन राज्यों में है जहां रेलवे का 100% बिजलीकरण हो चुका है। झारखंड को अब तक 3 आधुनिक मेड इन इंडिया वंदे भारत ट्रेनें मिल चुकी है। और झारखंड के धनबाद से प्रधानमंत्री मोदी संबोधित कर रहे हैं, सीधे रुक करते हैं। ऐसी छोटी आखिरी छोर पर बैठी हुई मेरे जनजातीय भाई बहनों को इसका लाभ मिल रहा है। ये भाजपा सरकार ही है जिसने भगवान बिरसा मुंडा का संग्रहालय बनाया, उनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया। साथियों, हर गरीब का सपना ही, और आप लिख लीजिए, आपका सपना ही मोदी का संकल्प है। मैं खुद दिन रात इसलिए खपा रहा हूं ताकि देश में गरीबों की मुश्किलें कम हैं। जितनी कम हो मैं उसके लिए कुछ न कुछ करता रहूं। मेरे देश के गरीब गरीबी से जल्दी बाहर निकले। बीते 10 साल में देश में 25 करोड़ गरीब गरीबी से बाहर आए हैं। जब उन 25 करोड़ भारतीयों की गरीबी दूर हो सकती है तो जो अभी भी गरीबी में जी रहा है, मोदी पे भरोसा कीजिए, आपकी गरीबी भी जाएगी। मोदी का संकल्प है विकसित भारत के लिए विकसित झारखंड। आप लोग यहां से जाएंगे तो मेरा एक काम करेंगे। ऐसा नहीं हाथ ऊपर करके बताइए तो मानूं। मेरा काम करेंगे, पक्का करेंगे। यहां से जाने के बाद अपने घर के आसपास, गांव में, मोहल्ले में जो भी लोग हैं उनके पास जाइएगा। जो आज रैली में नहीं आ पाए उनके पास जरूर जाइएगा और उनसे कहिएगा कि मोदी जी धनबाद आए थे, मोदी ने आपको प्रणाम कहा है। मेरा प्रणाम पहुंचा देंगे, हर घर में प्रणाम पहुंचा देंगे। एक बार फिर आप सभी का इतनी विशाल संख्या में आने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं विशेष रूप से जो धूप में तप रहे हैं ना, उनको फिर से एक बार धन्यवाद करता हूं। मैं देख रहा हूं एक भी व्यक्ति वहां से हटा नहीं है। क्या प्यार है आपका, क्या आशीर्वाद है आपके, ये कभी भूल नहीं सकता हूं भाइयों बहनों, कभी भूल नहीं सकता हूं। आप इस धूप में तप रहे हैं, मोदी को आशीर्वाद देने के लिए जिंदगी में इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं होता है। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। दोनों हाथ ऊपर करके ऐसी ताकत लगाइए, भारत माता की, भारत माता की। जेलों में भी गुंज सुनाई देनी चाहिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संबोधन आप सुन रहे थे। एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धनबाद में। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। झारखंड के दौरे पर हैं पीएम मोदी और 35,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात मिली है झारखंड को। और एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संबोधन में जिक्र किया मोदी की गारंटी का।
और उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी पर देश को भरोसा है, झारखंड के लोगों की तपस्या बेकार नहीं जाने दूंगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा इस जनसभा में कि जितना कीचड़ उछालेंगे कमल उतना ज्यादा खिलेगा। जेएमएम कांग्रेस के नेताओं का एक ही काम रह गया है, अपनी तिजोरियां भरने का। इन लोगों ने झारखंड की जनता को लूटकर, आपको लूटकर, आपके पसीने की कमाई को लूटकर अपने लिए बेनामी संपत्तियों के पहाड़ बना लिए हैं। आपने देखी है ना यहां किस तरह नोटों की गड्डियां निकल रही हैं। मैंने तो अपनी आंखों से कभी नोटों के ऐसे ढेर देखे ही नहीं है। पहली बार टीवी पे देखा, क्या झारखंड कमाल कर रहा है। कोयले के ढेर तो देखे थे, नोटों के ढेर देख रहे हैं।